पापा बन गए जेंटलमैन। शर्मा जी को कई लोग कंजूस समझते हैं, हालांकि वो हमेशा ही सेविंग्स की बात करते रहते हैं, पर कंजूस तो वो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सैलरी पूरी वो अपने परिवार पर खर्च कर देते हैं और जो कुछ बचता है उसे बैंक में जमा कराते हैं। उनके घर वाले और दोस्तों के बार बार बोलने के बावजूद भी वो खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते। धीरे धीरे सबने बोलना ही छोड़ दिया। सिर्फ उनकी बेटी श्रेया अभी भी उन्हें इस चीज पर टोकती है। अच्छा सुनिए, आज आप ना बाहर जाएंगे ना तो मेरे लिए एक नई कढ़ाई ले आएगा, ये वाली जल के काली हो गई है। ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा, ठीक है? और खुद के लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लो पापा। कब तक वही 6 जोड़ी कपड़े और ये पुरानी अटैची लेकर घूमोगे? पार्टी शादियों में पहनने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है पापा। अरे पैसे क्यों फालतू में खर्च करने हैं? ये कपड़े ठीक तो है, और पार्टीज और शादियों में वो मुझे बुलाते हैं, ना कि कपड़ों को। देखा श्रेया, तुझे बोल बोल के थक गई हूँ, तेरे पापा को कोई नहीं समझा सकता। श्रेया, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, ले आएंगे, ठीक है? मुझे फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। श्रेया की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी शर्मा जी को वो समझा नहीं पाती, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या किया जा सकता है और वो इस बारे में अपने दोस्तों से बात करती है। यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं कि पापा थोड़ा खर्च खुद पर भी तो कर ले। अरे ये तो अजीब है, एक आदमी इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है पर खर्च नहीं करता। तूने अंकल से जिद करके देखा क्या? हाँ यार, सब करके देख लिया। मैं उनसे अगर गाड़ी भी मांग लूं ना तो मेहनत करके वो भी मुझे ला देंगे। पर परसों मैंने उनके लिए 80 रुपए की आइसक्रीम मंगवाई थी तो उनके गले से वो भी नहीं उतरी। अरे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी। तू रेडी है क्या ये सब करने के लिए? हाँ हाँ ठीक है, तेरा आइडिया भी ट्राई करके देखते हैं ना। श्रेया और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। प्लान की तैयारी भी कर ली जाती है। अब बस बारी है श्रेया की। प्लान को पूरा उसे ही तो करना था। अगली सुबह जब शर्मा जी बाथरूम में नहा रहे होते हैं, ऑफिस जाने से पहले शर्मा जी के बॉस का फोन आता है, जो कि श्रेया उठाती है। शर्मा जी के बाथरूम से निकलते ही श्रेया उन्हें बताती है, पापा आपके बॉस का फोन आया था, वो आपको किसी मीटिंग के लिए राज होटल में बुला रहे हैं। क्या? राज होटल? वो तो बहुत महंगा है। हाँ, और उधर का एक ड्रेस कोड है, आप कुछ भी पहनकर उस होटल में नहीं जा सकते पापा। अच्छा। हाँ, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ कपड़े लेने। श्रेया शर्मा जी को शहर के एक जाने माने टेलर के पास ले जाती है, जहां वो उन्हें समझाती है कि राज होटल में जाने के लिए उन्हें सूट, कोट, जूते, बेल्ट सब चाहिए। वहां वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं जा पाएंगे। शर्मा जी थोड़े डरे डरे से कपड़े सिलेक्ट करते हैं और फाइनली जब सिलेक्ट हो जाता है तब शर्मा जी को उनकी बॉस का फिर से कॉल आ जाता है। अब जी सर, मैं बस आज की मीटिंग के लिए कपड़े ही खरीदने आया था सर। जी सर, वही मीटिंग जिसके बारे में आपने बोला था होटल राज में। क्या आपने कोई कॉल नहीं किया ऐसा? ठीक है सर, मैं यहाँ से जल्दी से निकलकर ऑफिस पहुंचता हूँ सर। जी 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 ठीक है सर। श्रेया का झूठ पकड़ा गया था और उसका प्लान फेल हो गया था। शर्मा जी ने लगभग सारे नए कपड़े खरीद ही लिए थे, पर वो पैसे देने से खुद को रोक लेते हैं उनके बॉस के फोन के बाद, और वो श्रेया की तरफ पलटते हैं। हाश, इतने सारे पैसे बच गए। आज तुम्हारे झूठ की वजह से इतना बड़ा खर्चा हो जाता मेरा। वो तो अच्छा हुआ कि बॉस का फोन आ गया और मैं बच गया। पर पापा, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, एकदम जेंटलमैन। श्रेया की बात सुनकर शर्मा जी आईने की तरफ पलटते हैं। खुद को सूट कोट में देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुराते हैं और कैशियर को जाकर पैसे दे देते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो इस बार ले लेता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और सिर्फ इस बार। अगली बार आप खुद ही के कहने पर खरीद लेना, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पापा। विधवा बहू का फैसला। महक की शादी रोहन से होती है। रोहन माँ बाप का इकलौता बेटा होता है, लेकिन फिर किसी कारण से रोहन की मौत हो जाती है।
बेटा महक, तेरे आगे इतनी बड़ी जिंदगी है, फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी। तू कोई काम कर ले। मैं तो कहती हूँ रोहन के ऑफिस में ही बात कर ले, शायद तेरे लिए कोई काम निकल आए। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कैसे बात करूं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो क्या नाम था रोहन का जो दोस्त हुआ करता था, पहले तो बड़ा आता था हमारे घर। राकेश की बात कर रहे हैं? पर वो तो रोहन के बाद से कभी आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आया था, एक नहीं कई बार आया था, लेकिन मैंने बाहर से ही भेज दिया। घर के अंदर झांकता रहता था, मुझे ठीक नहीं लगा। अरे आपको तो पता नहीं क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। उसका नंबर है मेरे पास, मैं आज ही फोन करती हूँ। सास राकेश को फोन लगाती है और शाम को घर आने का न्योता दे देती है। अरे आंटी, ओहो भाग्य हमारे कि आपने घर बुलाया। मैं तो कई बार आया, लास्ट टाइम तो अंकल से मुलाकात भी हो गई थी। हाँ, वो हम लोगों को निकलना था ना कहीं उस वक्त। अरे छोड़ो ना बेटा, बोलो क्या लोगे? आपकी बहू। क्या बकवास कर रहे हो राकेश? अरे मेरा मतलब ये है कि आपकी बहू कहाँ है? भाभी जी के हाथ की चाय की बस एक प्याली मिल जाती तो। महक चाय लेकर आती है, लेकिन वो जैसे ही राकेश की ओर देखती है, उसे राकेश पसंद नहीं आता। वो अंदर जाने को होती है कि अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सबके साथ। जी नहीं, बच्चों को खाना खिला रही हूँ, आप माँ जी से बात करें ना। अंदर जाने के बाद सास कहती है, अरे बेटा राकेश, वो क्या है ना, वैसे तो तेरे अंकल जी की पेंशन आती है, साथ ही ऊपर 2 मंजिल मकान से किराया भी, तो हम लोगों का तो अच्छा चल जाता है। लेकिन महक, उनकी चिंता आप न करें आंटी, आदेश दें बस आप तो। देखो भाग्यवान, रहने दो, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अरे क्या मैनेज हो जाएगा अंकल, हमें भी बता दें। आप चुप रहिए जी। अब वो क्या है ना राकेश, तुझे तो पता है कि रोहन के 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत है। हम ये चाह रहे थे कि रोहन के ऑफिस में महक को भी अगर कोई काम मिल जाता तो। क्यों नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो आप हाँ ही समझिए। महक भाभी को बोल देना कि कल तैयार रहें मेरे साथ ऑफिस चलने के लिए। मैं मालिकों से मिलवा दूंगा उन्हें। महक अंदर से सब सुन रही थी। अच्छा आंटी जी, तो चलता हूँ, कल आ जाऊंगा। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा कल। राकेश तो चला जाता है, लेकिन ससुर सास पर बरस पड़ते हैं। मुझे ये आदमी एक पैसे का पसंद नहीं है। तुम इसे बोल दो कि हमें कहीं नहीं करवानी बहू से कोई नौकरी। अरे क्यों नहीं करवानी? सारा पैसा मैं इसके बच्चे और इसी पर उड़ा दूंगी, तो मेरी बेटी को क्या दूंगी? जरूरत क्या है तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पैसे की? अरे वो तो पहले ही बड़े पैसे वाले घर की बहू है। अपनी बहू की सोचो जो अब तुम्हारी बेटी जैसी है। बच्चे रोहन की आखिरी निशानी है। अरे अपना भाषण अपने पास रखो। सारा दिन घर पर बैठी रोटियां तोड़ेगी, तो काम करे ना कुछ बाहर जाकर। बहू सब सुन रही होती है। वो अगली सुबह बिना मन के तैयार तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही राकेश आता है, क्या बात है भाभी जी, रेडी हैं? तो फिर चले डेट पर, मतलब इंटरव्यू पर। महक सामने आती है कि सामने ससुर जी खड़े होते हैं। हाँ महक बेटा, आओ चलते हैं, मैं भी चल रहा हूँ। ससुर को तैयार देखकर राकेश का चेहरा बन जाता है। अंकल जी, आप परेशान हो जाएंगे। अरे रहने दीजिए ना, धूप भी बहुत है। वैसे भी स्कूटर में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं ना। तो तुम चलो, मैं बहू के साथ अपनी कार से आ जाता हूँ। महक ससुर जी को देखकर खुश हो जाती है, उसे शांति हो जाती है। वो लोग रोहन के ऑफिस जाते हैं, जहाँ बॉस कहते हैं, नमस्ते अंकल। नमस्ते महक, कैसे हैं आप लोग? रोहन का सुनकर बहुत दुख हुआ अंकल। वैसे कैसे आना हुआ? बेटा, क्या हमारी बहू के लिए तुम्हारी ऑफिस में कोई काम मिल सकता है? हमने राकेश से इसी सिलसिले में तुमसे बात करने को कहा था। उसी के कहने पर हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं। राकेश ने तो कोई बात नहीं की। ऊपर से उसने तो आज की छुट्टी ले रखी है, ऑफिस भी नहीं आया।
बोल रहा था जरूरी काम से जाना है। महक और ससुर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वैसे महक, क्या किया है आपने? आई मीन इंग्लिश कैसी है आपकी? महक बॉस से अपनी पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ बताती है। ग्रेट, आपके लिए काम तो है लेकिन ऑफिस में नहीं। सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फील्ड में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब वो काम घर से करना है, घर से रहकर बच्चे भी देखें और घर भी देखें, लेकिन हाँ, काम जरूर से करें। वो काम डाटा एंट्री का है, तो जब भी वक्त मिले काम करें, और इसके हम आपको अच्छे पैसे भी देंगे। महक बॉस की बात सुनकर खुश हो जाती है, उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ जाती है। किसके साथ भेज रही थी तुम महक को? अरे वो कमीना, उसने तो ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, बात भी नहीं की थी उसने बॉस से बहू के काम के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ में चला गया। हाँ, ठीक है, नौकरी मिल गई ना, इतना ही काफी है। समय बीतता है और एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। घर पर कोई नहीं था। महक दरवाजा खोलती है, देखती है तो सामने है राकेश। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, घर पर कोई नहीं है, आप कल आइएगा। अरे, कैसी बात कर रही हैं भाभी जी, हम तो आपकी मदद के लिए आए हैं। वो क्या है ना, अंकल जी का फोन आया था कि आपको किसी मदद की जरूरत है। महक को आश्चर्य होता है कि उसके ससुर ने राकेश को फोन क्यों किया। वो ससुर जी को फोन करती है लेकिन फोन नहीं लगता। नहीं, हम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अच्छा, एक कप चाय तो पिला दीजिए। महक चाय लेकर आती है। चाय पीने के बाद, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मुझसे कहा था कि वो रहे ना रहे, उसके घर वालों का, खास करके आपका ख्याल मुझे ही रखना है। तो मैं कल फिर आऊंगा भाभी जी। नहीं, माता पिताजी है नहीं, वो 4-5 दिन बाद आएंगे। आप उन लोगों के आने के बाद ही आइएगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अरे छोड़िए ना भाभी जी, लोगों का तो काम है कहना। मेरा मतलब है वो तो बोलते ही रहेंगे। आता हूँ मैं कल। महक को अब गुस्सा आ जाता है। हमेशा शांत और मधुर बोलने वाली महक पहली बार जिंदगी में फैसला लेती है, और फैसला होता है राकेश को सबक सिखाने का। बड़े बेशर्म हैं आप। किसने कहा आपको कि आप आए? अरे भैया, साफ साफ बोला ना कि नहीं जरूरत है किसी की मदद की। मैं अकेले सक्षम हूँ अपना घर संभालने के लिए। आज आखिरी बार बोल रही हूँ, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो देख लेना, वरना वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकलो यहाँ से, या धक्के मार कर निकालूं। पुलिस का नाम सुनते ही राकेश वहां से 9-2-11 हो जाता है, और महक को अपने फैसले पर गर्व होता है। अरे माँ जी, जल्दी चलिए, देखिए आपके घर के बाहर एम्बुलेंस आई है। गायत्री भागती हुई दरवाजे पर आती है। तभी उसकी बहू चांदनी को एम्बुलेंस से बाहर लाया जाता है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया माँ जी। अरे लेकिन ये कैसा एक्सीडेंट है? चोट तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे माँ जी, दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है और ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। हैं? मेरी बहू याददाश्त खो बैठी है? अब क्या होगा? आप फिक्र मत करिए, बस इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन, अब तेरी तबीयत कैसी है बहू? बहू? किसकी बहू? हम भैरवगढ़ के ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी रूपवती हैं। हम एक राजकुमारी हैं और तुम हमारी दासी हो बुढ़िया। अरे बेटा विशाल, बहू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है।
अरे कुछ मत पूछो माँ, रात को मुझसे अपने पैर दबा रही थी। सर पर चोट लगने की वजह से इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है और ये अपने आप को राजकुमारी समझ रही है। तभी वहां चांदनी आ जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो? हम तुम्हारा सर तलवार से उड़वा देंगे, समझे? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो आपके सेवक हैं। भला हमारी इतनी हिम्मत? कहिए, आपने यहाँ हॉल में आने का कष्ट कैसे किया? हमें बहुत भूख लगी है। ए दासी, जल्दी से हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। आज हम शाही कबाब खाएंगे। विशाल अपनी माँ को चांदनी की बात मानने के लिए इशारा करता है। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। इस तरह विशाल और उसकी माँ ना चाहते हुए भी चांदनी की जी हजूरी में लगे रहते हैं। लाओ माँ, जल्दी से मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अरे ठहर जा, जरा दम तो लेने दे मुझे। सारे घर का काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तेरी बीवी तो राजकुमारी बनी बैठी है, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। अरे माँ, मेरा भी तो यही हाल है। फिलहाल तुम मेरा टिफिन दे दो, मैं चला। रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मर गया रे, ये कहाँ से आ धमकी? आज हमारा जुहू चौपाटी घूमने का मूड है और हमें अपने लिए नई साड़ियां भी खरीदनी है। चलो जल्दी से अपना वाहन निकालो और हमें ले चलो। अरे अब तो मैं गया काम से। अगर आज मैं वक्त पे ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। मरता क्या न करता। आखिरकार विशाल चांदनी को घुमाने ले जाता है और चांदनी अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। ए दासी, टीवी पर कपिल शर्मा के आने का समय हो गया है, जल्दी से टीवी शुरू करो। अरे वाह, कपिल शर्मा तुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं। बहू, तू तो बड़ी चालू लगती है। अपने फायदे की हर चीज तुझे याद रहती है। मैं तो तेरी इस अजीब बीमारी से परेशान हो गई हूँ। अगले दिन, अरे डॉक्टर साहब, आप इतने दिन से मेरी बहू का इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसकी बीमारी तो सुधरने के बजाय और बढ़ती जा रही है। अरे माँ जी, ये दिमागी बीमारी है। बेचारी की याददाश्त चली गई है, वापस आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। गायत्री डॉक्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी पुरानी सहेली शीला वहां आ जाती है। शीला को देख अचानक डॉक्टर घबरा जाते हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक मरीज को अर्जेंट देखने जाना है, मैं चलता हूँ। ये कौन था? अरे अब क्या बताऊं शीला, एक एक्सीडेंट भी मेरी बहू की याददाश्त चली गई है। ये डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। ये डॉक्टर कब से बन गया? अरे ये तो चमन पान वाले का लड़का है, सारा दिन नौटंकी करता रहता है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझी। मेरी बहू और ये पान वाले का लड़का दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। चल तू मेरे साथ। गायत्री शीला को एक बड़ा सा डंडा हाथ में देकर अपनी बहू चांदनी के कमरे में ले जाती है। बहू, ये मेरी सहेली है, एक डॉक्टर है। इसने तेरे जैसे न जाने कितनों का इलाज 2 मिनट में कर दिया है। इसका कहना है कि सर पर जहाँ चोट लगी हो, अगर उसी जगह दोबारा किसी बड़े डंडे से जोर से मारा जाए तो मरीज की याददाश्त वापस आ जाती है। देख, हम डंडा भी लाए हैं। अपनी सास की बातें सुनकर और हाथ में बड़ा डंडा देख चांदनी घबरा जाती है। अरे बाप रे, मैं तो फंस गई। इस डंडे की एक बार की वार से ही मैं तो चारों खाने चित हो जाऊंगी। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? लेकिन गायत्री, डंडा सर पर ठीक उसी जगह लगना चाहिए जहां चोट लगी है। अरे तू चिंता मत कर, 2-4 बार मारूंगी तो एक बार तो सही जगह लग ही जाएगा ना। चल बहू, तैयार हो जा।
अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे मत मारिए। दरअसल घर के काम करने से बचने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। क्यों दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। राजेश अपनी भाभी नीलम का लाडला था। नीलम भी राजेश को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी। राजेश, लखनऊ वाले मामा जी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। लड़की बहुत अच्छी है, अब तुम शादी कर लो। अरे नहीं भाभी, शादी तो बर्बादी है। भला तुम्हारे हाथों के खाने में जो स्वाद है वो किसी और के हाथों में कहाँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी भाभी। राजेश की ना नुकुर करने के बावजूद घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं, लेकिन फिर भी राजेश अपनी भाभी का पल्लू नहीं छोड़ता। वो अपनी पत्नी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। उसके लिए उसकी पत्नी सुधा का होना ना होना बराबर था। अरे राजेश, तुम अकेले बाहर जा रहे हो, सुधा को भी लेते जाओ। अरे क्या भाभी, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी मिलती है और आप वो भी खराब करना चाहती हैं। सुधा बाहर जाके क्या करेगी, वो घर में ही ठीक है। वैसे मुझे देर हो रही है भाभी, चलता हूँ मैं। राजेश की इस बेरुखी से सुधा हमेशा उदास रहती थी। फिर एक दिन नीलम इस विषय को लेकर अपने पति से चर्चा करती है। सुनिए जी, राजेश को कब अकल आएगी, वो तो सुधा की बिल्कुल कदर ही नहीं करता। अब आप ही बताइए ऐसे कैसे चलेगा। तुम ठीक कहती हो, राजेश को सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर 2 दिन के बाद नीलम बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बबलू, ये तुम्हारे लिए। नीलम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आती है। भाभी, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई क्या? अरे राजेश, तुम क्या समझते हो, मैंने कोई बैंक खोल रखा है या फिर घर के आंगन में पैसों का पेड़ लगा रखा है? तुम हर बात के लिए मुझसे उम्मीद क्यों रखते हो? अब बड़े हो गए हो, अच्छा कमाते हो। क्या भाभी, मैं तो बस। अरे बस भी करो, तुम्हारी ये बच्चे जैसी ना समझ बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। नीलम राजेश को झिड़क कर वहाँ से चली जाती है। राजेश अचानक अपनी भाभी का ये रूप देख असमंजस में पड़ जाता है। फिर एक दिन नीलम रसोई घर में खाना बना रही होती है कि तभी राजेश वहाँ आता है। भाभी, आज मैंने अपने बॉस से वादा किया है कि उनके लिए आपके हाथों का बना गाजर का हलवा लेकर आऊंगा। आपके हाथ से बने गाजर के हलवे में तो जादू है, जादू। मेरे बॉस तारीफ करते नहीं थकते। प्लीज अब जल्दी से बना दीजिए ना भाभी। नीलम राजेश के ऊपर भड़क जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? इस घर की नौकरानी? जब देखो तब फरमाइश करते रहते हो, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। अरे तुम्हारी पत्नी सुधा भी तो इस घर में रहती है, तुम उससे कुछ क्यों नहीं कहते? भाभी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? अरे बस भी करो राजेश, मेरा दिमाग और मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अपनी भाभी का इस तरह बेरुखी भरा बर्ताव देख राजेश को बड़ा बुरा लगता है और वो उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी सुधा वहाँ आती है। क्या हुआ जी, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? राजेश अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजेश की बात सुनकर सुधा मुस्कुरा के कहती है, बस इतनी सी बात। चलिए जी, मैं आपके बॉस के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो। आप तो बस देखते जाइए जी, अभी आती हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सुधा हलवा बना के राजेश को देती है। फिर राजेश अपने ऑफिस चला जाता है। शाम को जब राजेश घर आता है तो खुशी के मारे अपनी पत्नी सुधा को गले लगा लेता है। अरे वाह सुधा, तुमने तो कमाल कर दिया।
सच में क्या स्वादिष्ट हलवा था। मेरे बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे और इस हफ्ते घर आ रहे हैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। सच? हाँ, मुझे माफ कर दो सुधा, आज तक मैं तुमसे गैरों की तरफ पेश आता रहा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। धीरे धीरे राजेश अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह घुल मिल जाता है और अपना ज्यादातर समय सुधा के साथ बिताने लगता है और उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल भी रखता है। ये देख राजेश के भैया और भाभी बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन राजेश और सुधा बाहर से घूम कर आते हैं। राजेश, सुधा के प्रति तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं? मैं जानता हूँ आप तो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचोगी। आखिर आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी जो है। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। शहर की लुगाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। आओ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जेका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए। हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा? अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहुआ, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माजी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना,
सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वक्कुम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं, पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू, पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्योरीफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा। अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्योरीफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां। माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है, बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है।